कुछ डाउट है कि आपके होमवर्क दिया था मैंने मॉडल निकालने हैं आपको, जो भी अगर डाउट है तो आप पूछ लें। एक्सरसाइज नंबर 1 में कोई डाउट अगर है आपका तो पूछ लें आप। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझा रहा हूं, देख लें आप सामने। उसने देखो ऐसा है कि इक्वेशन हमने याद किया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर क्या होता है nh/2 इसका मतलब जो v इंटू आर होगा ना, v इंटू आर वो मास के प्रोपोर्शनल होगा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब v इंटू आर जो होगा वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इसका आंसर है। बट जो आपका डाउट होगा वो ये होगा कि सर वेलोसिटी के फॉर्मूला में तो मास आता ही नहीं है और रेडियस के फॉर्मूला में मास आता ही नहीं। आता है, आता है बड़ा वाले फॉर्मूला में तो आता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है ना, तो वो कांस्टेंट हम पुट कर चुके थे, इसलिए नहीं आता है, लेकिन आता है एक्सरसाइज में डाउट पूछे आप 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है इन हाइड्रोजन लाइक एटम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या आता है यार, 2.1 है 10 की पावर 6 z अपॉन n है ना। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है z अपॉन n। तो v1 रेशो v2 रेशो v3 अगर निकालना है तो z तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। और यही दिया हुआ है। और कोई डाउट पूछें आप? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में आप। लास्ट क्वेश्चन क्या था? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन करवा दिया है क्या मैंने? एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखें आप। फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, find energy of electron, find energy of electron in first comma second comma third comma fourth comma fifth orbit and at infinity in hydrogen atom सॉल्व कुछ नहीं करना है आपको, है ना। अगले 20 मिनट के लिए पेन को आप नीचे रख दो और ध्यान दो। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और इस क्वेश्चन के बेसिस पर बहुत सारी बातें और भी समझाऊंगा। मैं पूरा बोर्ड भरने वाला हूं अभी, तो आप केवल सामने देखते रहना। इस पर लंबा डिस्कशन मैं भी करूंगा। बट इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप है ना चैप्टर को रिवाइज कर लो। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आज की क्लास हो चुकी होगी ना, तो मॉडल में बहुत सारा होमवर्क भी क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि बोर मॉडल आज खत्म भी होने वाला है। क्या खत्म होने वाला है बेटा? बोर मॉडल। लेकिन आज की क्लास से पहले ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर 4 मॉडल हमें पढ़ने होते हैं। और 4 में से पहले का नाम क्या होता है? थॉमसन। सेकंड का नाम क्या होता है? रदरफोर्ड। थर्ड का नाम क्या होता है? बोर। और फोर्थ का नाम होता है क्वांटम नंबर। फर्स्ट ने बताया कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। सेकंड ने बताया सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। थर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमेगा? शेल में। इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमेगा? शेल में। और शेल पर हमें 4 कैलकुलेशन आनी चाहिए। शेल पर हमें 4 कैलकुलेशन आनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है NH/2 क्या होता है यार? NH/2। किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? NH/2। और इसका वैल्यू ओनली डिपेंडेंट होता है शेल नंबर, वो जड़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो शेल में हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है, किसी भी शेल का हमें रेडियस भी निकालना आता है, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें वेलोसिटी भी निकालना आता है, और किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हमें एनर्जी भी निकालना आता है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यार? -13.6 Z²/n²। और इसका आंसर किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है बेटा? नेगेटिव। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा, ये जो एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी होता है यार,
ये टोटल एनर्जी होता है। हाँ, एक फॉर्मूला और हमें पढ़ाया गया है, वो होता है कि टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू, बराबर होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूला की हेल्प से इस टोटल एनर्जी को जो है ना हम पोटेंशियल और काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था, मैं आपको करवा चुका हूँ ये वाली चीज। मतलब अभी हम बोर मॉडल पर हैं और बोर मॉडल के भी एंड पर हम आ गए हैं। हमें किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना आता है और हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट शेल में हमें एनर्जी निकालना है। और हाइड्रोजन एटम अगर दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर कितना पुट करेंगे हम यहाँ पर 1। बताओ मुझे आप, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर एनर्जी निकाला है तो फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -13.6। अगर सेकंड ऑर्बिट में हम एनर्जी निकालेंगे तो सेम वैल्यू पुट करेंगे, -13.6 Z तो कितना होगा 1, बट n कितना होगा 2। अगर वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आता है। ये वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व की गई है। कैसे सॉल्व की गई है भैया, कैलकुलेटर से। ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है, ये एक्सैक्ट वैल्यू है, ये एक्सैक्ट वैल्यू होता है। थर्ड शेल में अगर एनर्जी निकालेंगे तो आएगा -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इस बार n का वैल्यू बस कितना पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने पर वैल्यू आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में जब एनर्जी निकालोगे तो आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी पर आएगा भैया 0। और क्यों आएगा 0, क्योंकि समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं सामने, बट दोनों सभी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू जो है ना अप्रॉक्स नहीं है, सारी वैल्यू एग्जैक्ट है। और इन एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कुछ ट्रेंड को समझना होगा, बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स को हमें समझना होगा। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस इस क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारी बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा, सुनते रहना। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हाइड्रोजन के लिए या फिर हीलियम प्लस के लिए, हाइड्रोजन के लिए। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसका शेप कैसा होता है यार, स्फेरिकल। तो एक एटम में सामने ड्रॉ करूंगा, हाइड्रोजन एटम का शेप तो स्फेरिकल होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमते हैं, शेल। बट शेल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर। तो इस न्यूक्लियस के बाद में बेटा फर्स्ट शेल भी आएगा, फिर सेकंड शेल भी आएगा, फिर थर्ड शेल भी आएगा। यानी कि न्यूक्लियस से दूर हम जा रहे हैं तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स भी आएगा। और जब हम बढ़ते जाएंगे ना तो एक टाइम बाद हम किसी उस एटम के सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ये जो बाहर की पेरिफेरी है ना, इसको मैं बोल रहा हूं भैया सरफेस। क्या बोल रहा हूं भैया, सरफेस। और इस सरफेस का मतलब होता है इन्फिनिटी। सरफेस का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में हमने ना इन्फिनिटी पर एनर्जी निकाला है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सरफेस ऑफ द एटम, सरफेस ऑफ द एटम। एक फुटबॉल को इमेजिन करो, ये फुटबॉल है यार। इस फुटबॉल को इमेजिन करो, क्या फुटबॉल का सरफेस होता है या नहीं होता, होता है। हाँ, इस फुटबॉल के सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, डॉट डॉट, और उसके बाद में क्या आएगा भैया, सरफेस ऑफ दैट एटम, सरफेस ऑफ दैट फुटबॉल। और उस सरफेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इन्फिनिटी। तो हमें आज के बाद ध्यान रखना है, कहीं पर भी इस चैप्टर में इन्फिनिटी शब्द का लिखा हुआ है का मतलब क्या होगा, सरफेस ऑफ द एटम। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, सरफेस ऑफ द एटम। ये जो एटम मैंने सामने ड्रॉ किया हुआ है, यस ये हाइड्रोजन एटम है और इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। लेकिन जो शेल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। शेल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर। इमेजिन करना पड़ेगा अभी आपको, ये जो फर्स्ट शेल है ना इसका, ये जो इसका फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल का शेप कैसा है बेटा, सर्कुलर। इस सर्कल को मैंने धागा मान लिया है, थ्रेड मान लिया है। क्या मान लिया है, थ्रेड, धागा मान लिया मैंने इसको। और इस धागे को तोड़ करके एक लाइन के रूप में मैं सामने ड्रॉ करूंगा। का मतलब ये है कि मैं एक लाइन सामने ड्रॉ करने वाला हूं, मैं एक लाइन सामने ड्रॉ करने वाला हूं। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से शेल को, फर्स्ट शेल को। कौन से एटम के फर्स्ट शेल को, हाइड्रोजन एटम का। मतलब ये हाइड्रोजन एटम का भैया फर्स्ट शेल है। कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल का। मतलब उस फर्स्ट शेल को एक धागे के रूप में मान करके, तोड़ करके एक लाइन के रूप में बस मैंने सामने ड्रॉ कर दिया है। वैसे किसी शेल को हम ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को तोड़ दिया हमने, बस कुछ सीखना है हमें यहाँ पर। तो बस थ्योरेटिकल चीज को समझने के लिए हम इस प्रकार से इसको ड्रॉ करने वाले हैं। अगर हाँ फर्स्ट शेल के बाद हम देखेंगे तो कौन सा शेल आएगा भैया, सेकंड शेल। और उस सेकंड शेल को भी मैं एक लाइन के रूप में सामने ड्रॉ करने वाला हूं। का मतलब दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड शेल ऑफ विच एटम, हाइड्रोजन एटम। ये सेकंड शेल है। के बाद में क्या भी आएगा भैया, थर्ड शेल भी आएगा। ये थर्ड शेल है। इसके बाद में क्या भी आएगा, फोर्थ शेल भी आएगा। और उसके बाद में फिफ्थ शेल भी आएगा। और उसके बाद में सिक्स्थ शेल भी आएगा, आता ही जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर सरफेस ऑफ द एटम आ जाएगा। का मतलब क्या आ चुका होगा, इन्फिनिटी। ये जो डॉटेड लाइन सामने बनाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सरफेस ऑफ द एटम। का मतलब मैंने इसी एटम को जो है ना अलग रूप में सामने ड्रॉ किया हुआ है, अलग रूप में सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
और इन सभी शेल के अंदर हमने एनर्जी का वैल्यू भी निकाला हुआ है। फर्स्ट शेल में एनर्जी कितना आया था भैया, -13.6। सेकंड शेल में कितना आया था, -3.4। थर्ड शेल में कितना आया था, -1.51। यहाँ पर आया था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आया था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर कितना आया है, जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो आया है यार। अभी रटना कुछ भी नहीं है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं एंड में बताऊंगा कि रटना क्या क्या है इन सब में से। लेकिन अब आप मुझे ना कुछ सवालों का जवाब देंगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन ये है कि इन सभी एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी फर्स्ट शेल में या फिर इन्फिनिटी पर है यार, फर्स्ट शेल में। मिनिमम एनर्जी कहां पर है यार, फर्स्ट शेल में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू मिनिमम है। क्या है भैया, मिनिमम। तो अगर आप इसको इमेजिन करो ना, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, के बाद में फर्स्ट शेल भी है, सेकंड शेल भी है, थर्ड शेल भी है। बताओ न्यूक्लियस नीचे ही नीचे है या फिर बीच में है, बीच में है, बीच में है ना, न्यूक्लियस बीच में है। उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एंड जोन और लास्ट में सरफेस है। इन सभी शेल में से मिनिमम एनर्जी कहां पर है यार, फर्स्ट शेल में है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू मिनिमम है। तो हम जानते हैं जहां एनर्जी मिनिमम होता है वहां स्टेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम। यहाँ पर स्टेबिलिटी भैया मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम है। कहने का मतलब यह है कि इस हाइड्रोजन एटम के अंदर, ये हाइड्रोजन एटम ही है, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। और इस एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो कहां पर मैक्सिमम स्टेबल होता है, फर्स्ट शेल में। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करता है बेटा, फर्स्ट शेल में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर रहना पसंद करता है क्योंकि ये इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। दैट इज वाई इस फर्स्ट शेल को हम कहते हैं यार ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राउंड स्टेट। तो आज के बाद हम ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर शब्द लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा क्या होगा, फर्स्ट शेल। अरे कौन सा शेल होगा भैया, फर्स्ट शेल। दोबारा सुनो आप, क्योंकि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज वाई इसका कौन सा स्टेट है, या ग्राउंड स्टेट। अच्छा बताओ हम कहां पर स्टेबल हैं, ग्राउंड पर या फिर हवा में, ग्राउंड पर। तो हमारी ये ग्राउंड स्टेट है, हमारी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। के ऊपर जो सेकंड ऑर्बिट है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद जो थर्ड ऑर्बिट है इसका नाम होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो दो शब्द इंट्रोड्यूस हुए हैं यहां पर। एक शब्द तो जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा है भैया, ग्राउंड स्टेट। क्या है यार, ग्राउंड स्टेट। और इन सबको कॉमनली हम क्या कहने वाले हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो दो शब्द आ गए हैं, कौन कौन से आ गए हैं, ग्राउंड स्टेट और क्या आ गया है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो फिक्स है, वो फर्स्ट ऑर्बिट है, बट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट भी है, थर्ड ऑर्बिट भी है, फोर्थ ऑर्बिट भी है और सारे बाकी के ऑर्बिट्स भी हैं। कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा, लेकिन बाद वाले ऑर्बिट को हम क्या नाम देके बैठे हैं भैया, एक्साइटेड स्टेट। एक ट्रेंड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, वो ये है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है बेटा nth एक्साइटेड स्टेट, देखो ध्यान से आप, nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n+1th ऑर्बिट। इसका मतलब क्या होता है, n+1th ऑर्बिट। अरे आप ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है भैया, थर्ड। का मतलब एक वैल्यू बढ़ ही रहा है ना, एक वैल्यू इंक्रीज ही हो रहा है ना। अरे रैंडमली किसी ने आपसे पूछ लिया, इसको देखे बिना बताना कि बताओ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट कौन सा होगा, फिफ्थ। तो बहुत सिंपल सी ही बात है यार। सेकेंड पॉइंट ये है कि बताओ इन सभी एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट में या फिर सेकंड में है, फर्स्ट में। अरे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम कहां पर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। उसके बाद वैल्यू बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक सेंटेंस हम यहां से कह सकते हैं, सेंटेंस ये है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर, न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। मिनिमम एनर्जी कहां पर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। उसके बाद में एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा या फिर कम होगा, बढ़ेगा। अरे सुन रहे हैं क्या। अच्छा बताओ मुझे आप कि अगर ये टोटल एनर्जी का ऑर्डर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर सेम आएगा फिर ऑपोजिट आएगा यार, सेम। दे आर प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। और एक टोटल बराबर हमने पढ़ा था पोटेंशियल अपॉन 2 होता है। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो जो ट्रेंड टोटल एनर्जी का है वही ट्रेंड किसका भी आएगा, पोटेंशियल का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया, मिनिमम। और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये ट्रेंड आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि टोटल और काइनेटिक का ट्रेंड सेम होगा या फिर ऑपोजिट हो जाएगा,
जाएगा ऑपोजिट, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और उसके बाद में वो बढ़ेगा या फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक सेंटेंस ही में इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर क्या क्या होता है? अरे न्यूक्लियस से दूर जाने पर टोटल एनर्जी तो बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है, बट काइनेटिक एनर्जी कम होता जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं भाई, ये थ्योरी नहीं चल रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये करेक्ट है, इनके अलावा सब इनकरेक्ट है। तो ये बात आप समझ रहे हैं क्या? तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर टोटल एनर्जी तो क्या होगा? बढ़ेगा, पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो थर्ड पॉइंट में हम एनर्जी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एनर्जी चेंज। क्या निकालेंगे? एनर्जी चेंज। अच्छा, जब एनर्जी चेंज हम निकालते हैं ना, तो बताओ बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करें या फिर छोटी में से बड़ी को माइनस करें? बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। कहने का मतलब अगर मुझे एनर्जी में डिफरेंस निकालना है तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ई हायर माइनस ई लोअर, और दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? ई लोअर माइनस ई हायर। बट बेटर ऑप्शन क्या रहता है? ई हायर माइनस ई लोअर। मतलब जब भी हमें एनर्जी का डिफरेंस निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो क्या होगा? ई हायर माइनस ई लोअर। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। मान लो मुझे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस निकालना है यार। कौन से ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का डिफरेंस निकालते समय मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है E2 माइनस E1 और दूसरा ऑप्शन है E1 माइनस E2। अच्छा तरीका क्या रहेगा? E2 माइनस E1। बड़ी वैल्यू में से हमें छोटी वैल्यू को माइनस करना है, और जब बड़ी में से हम छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव, पक्की बात है ये तो। अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और सॉल्व करने पर यहां पर वैल्यू आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कैसे? माइनस 3.4 में से किसको माइनस किया गया है? माइनस 13.6 को। तो डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एनर्जी का गैप निकालता हूं, कहां से कहां का भैया? सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में। बताओ बेटर क्या रहेगा? E2 माइनस E3 या फिर E3 माइनस E2? E3 माइनस E2। बड़े में से हमें छोटे को माइनस करना है। जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? 1.89 रटना भी नहीं है, जिसको रटा हुआ अच्छी बात है, जिनको नहीं रटा हुआ है अभी आप चिंता मत करो। अगर ये वाला गैप हम निकालेंगे तो वापस हम -0.85 में से इसको माइनस करेंगे। जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो आएगा भैया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम सब देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ये है कि यहाँ पर गैप बड़ा है, उसके बाद में गैप छोटा हो गया, और यहाँ पर गैप और छोटा हो गया, और भी छोटा होता जाएगा। का मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर भैया, न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी का गैप बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। सबसे बड़ा गैप न्यूक्लियस के पास मिलेगा, सबसे बड़ा गैप न्यूक्लियस के पास मिलेगा। लेकिन न्यूक्लियस से जितना दूर वाला गैप होगा ना, उतना ही बड़ा गैप होगा, छोटा गैप होगा? छोटा। अरे मुझे बताओ, एक तो गैप है 7 और 6 वाला, और एक गैप है 9 और 10 वाला। अरे बड़ा गैप कौन सा होगा? 7 6। छोटा कौन सा होगा? मतलब जितना दूर वाला गैप होगा उतना ही कौन सा गैप होगा भैया? छोटा गैप होगा। तो इसको अगर हम लिखें नोट्स में प्रॉपर अगर लिखें तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ध्यान देना। एक तो लिखा है मैंने यहाँ पर E2 माइनस E1, सही लिखा है या फिर उल्टा लिखना चाहिए भैया? सही ही लिखा है। ई हायर माइनस ई लोअर। ये वैल्यू कितना है अब सामने भैया? 10.2। ये बड़ी वैल्यू है किसकी तुलना में? E3 माइनस E2, और उसके बाद में क्या आएगा फिर? E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। अगर हम इन सारी ही बातों को एक ही लाइन में कंक्लूड करें तो एक बात हम कह सकते हैं, वो ये है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी तो बढ़ता है। न्यूक्लियस से दूर जाने पर अच्छा, अगर मैंने एनर्जी बोला का मतलब कौन सा एनर्जी बोला है? टोटल, है ना? न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी तो बढ़ता है, बट एनर्जी का गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सबसे बड़ा गैप किसके बीच में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। समझ में आ रहा है आपको ये? तो न्यूक्लियस के दूर जाने पर एनर्जी तो बढ़ता है, एनर्जी तो बढ़ता है, बट एनर्जी का गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे। ये एटम कौन सा एटम है भैया? हाइड्रोजन। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। वो कहां रहना पसंद करता है? ग्राउंड स्टेट। कहां रहना पसंद करता है? ग्राउंड स्टेट। और जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है ना, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है ना, तो उसके पास में एनर्जी कितना होता है? -13.6। वापस पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक ही है और वो कहां रहना पसंद करता है? ग्राउंड स्टेट में। तो क्या वो अपने जीवन काल में हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा क्या? नहीं। आप भी कहीं ना कहीं रहना पसंद करते हैं क्या? आप जीवन काल में वही रहते हैं क्या? नहीं।
तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। कहां रहना पसंद करता है भैया? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है भैया? एनर्जी को, तो वो हायर ऑर्बिट में एक्साइट हो जाता है। का मतलब वो आसान शब्दों में ऊपर चला जाता है। कहां चला जाता है भैया? ऊपर। इसको इमेजिन करो आप, है ना, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करता है? ग्राउंड स्टेट में। अच्छा, ये एटम है, ये एटम है, कौन सा एटम है भैया? हाइड्रोजन। कहां रखा हुआ है? इस रूम में। कहां रखा हुआ है? इस रूम में। और इस रूम में बल्ब भी है। क्या है भी है भैया? बल्ब। ओहो, बल्ब से क्वांटम आया। बल्ब से क्या आया? क्वांटम। और किस पर टकराया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने क्वांटम की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो कहां चला जाएगा? हायर ऑर्बिट। सवाल का जवाब देना। अच्छा बताओ, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर जो क्वांटम को एब्जॉर्ब किया, ये ज्यादा पास है, अगर क्वांटम को एब्जॉर्ब किया, और कितना क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ है भैया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ है, तो बताओ क्या यही रह पाएगा? क्या नहीं, वो कहां चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। कहां चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। अच्छा बताओ, अगर मैं यहां से यहां का गैप निकालू, कहां से कहां? 1 से 3 का गैप। कहां से कहां का? 1 से 3। अगर मैं 1 से 3 का गैप निकालूंगा, देखो गैप निकालने का तरीका दो हो सकता है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है दोनों को ऐड कर दो, एक तरीका तो ये दोनों को आप ऐड कर दो, लेकिन ये गलत तरीका है। जब भी आप गैप निकालेंगे तो यूनिवर्सल मेथड क्या रहेगा यहां पर? ई हायर माइनस क्या रहेगा? ई लोअर। आप तो वही करेंगे। का मतलब अगर आपको 1 से 3 का गैप निकालना है, बताओ E1 माइनस E3 या फिर E3 माइनस E1? E3 माइनस E1। का मतलब -1.51 में से किसको माइनस करोगे? -13.6। जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे ना, तो ये वैल्यू आता है 12.09। कितना आता है? 12.09। ये वैल्यू आएगा, कितना आएगा भैया? 12.09। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 से 4 का गैप निकालते हैं, कहां से कहां? 1 से 4। कैसे करेंगे? E4 माइनस E1, तो गैप निकालने पर आएगा ये 12.75। उसके बाद अगर आप ये वाला गैप निकालते हैं 1 से 5 का, कैसे करेंगे? वही डिफरेंस करना है बस। ये वैल्यू आता है 13.06। अगर आप थ्रू आउट गैप निकालते हैं, थ्रू आउट का मतलब कहां से कहां? 1 से सरफेस, 1 से इन्फिनिटी तक गैप निकालते हैं, तो वो तो हो ही जाएगा 0 माइनस माइनस 13.6। गैप कितना आएगा? 13.6। अच्छा बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है? ग्राउंड स्टेट में। अगर उसने 12.75 खाया, क्या खाया? 12.75। अगर 12.75 खाया तो कहां चला जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में। लेकिन अगर उसने 13.6 खाया, तो अब वो कहां निकल जाएगा? बाहर। अब वो कहां निकल जाएगा? बाहर। अब H H नहीं बचेगा, H प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H प्लस। मतलब वो एटम आयोनाइज हो जाएगा। सरफेस का मतलब बेटा, सरफेस का मतलब होता है आउट ऑफ द एटम। सरफेस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द एटम। मैंने आपसे इतना सा कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है ना, वो रहना वहीं पसंद करता है, लेकिन जब जब क्वांटम से एनर्जी आता है, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपर। अब ऊपर का मतलब कहां जाएगा? वो तो डिपेंड करेगा कि उसने कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, कहां पर चला गया भैया? एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में अगर चला गया है, तो क्या वो वहां पर स्टेबल होता है? क्या नहीं। वो वापस कहां आना चाहता है? ग्राउंड स्टेट पर। लेकिन जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पर लौटेगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एमिट करेगा, एमिट, और एनर्जी को जब एमिट करेगा तो वो कहां आ जाएगा? लोअर ऑर्बिट। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं ना इस बात को, तो इतनी सी बात मैंने समझाई है कि जब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, और जब जब एनर्जी रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है। दो शब्द हैं, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है एमिशन। एक है एब्जॉर्प्शन और एक क्या है? एमिशन। जब जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर। और जब जब एनर्जी का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नीचे। देखो अगली क्लास में क्या होगा ना, कि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका नाम होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर्ड मॉडल का ही पार्ट होता है वो। मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूं अभी से। आपने शायद कभी देखा हो तो ऐसा ही डायग्राम वहां पर भी कुछ बनता है। तो स्पेक्ट्रम पढ़ाते समय मैं आपको दो प्रकार के स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा। एक का नाम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक का नाम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन बताओ मुझे, जब मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा? नीचे से ऊपर। और जब मैं एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा? ऊपर से नीचे। तो उसकी तैयारी है मात्र, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब देना। मुझे बताओ कि ये जो हमने सारा काम किया बोर्ड पर ना, सब कुछ ये करते समय हमने क्वेश्चन की शुरुआत यहां से की थी। का मतलब इसमें हमने कैलकुलेशन किया है कौन सा एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए क्या है भैया? हाइड्रोजन एटम। किसके लिए क्या हमने काम? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मान लो मैंने एक होमवर्क आपको दिया, और वो होमवर्क ये है कि रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर हीलियम प्लस, रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर हीलियम प्लस,
अंतर क्या आएगा बताओ? अंतर ये आएगा कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर z बदल जाएगा तो सारी की सारी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। लेकिन ये 4 पॉइंट नहीं बदलेंगे बेटा, ये 4 पॉइंट नहीं बदलेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। 4 के 4 पॉइंट क्या रहेंगे भैया? एज इट इज। तो आप कंफर्टेबल फील करो। ये जो हमने चारों पॉइंट कंक्लूड किए है ना, दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम प्लस हो, चाहे लिथियम प्लस 2 हो, चाहे और भी कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो। का मतलब ये कंक्लूसिव पॉइंट बेटा सब पर एप्लीकेबल है। फॉर एनी अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑल्सो ये एप्लीकेबल है। लेकिन अभी भी सवाल वही है, सवाल यही है कि अगर मान लो मैंने आपको होमवर्क दिया कि रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर हीलियम प्लस, रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर लिथियम प्लस 2, या फिर रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर एनी अदर सिंगल स्पीशीज, तो क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि जो यहां पर वैल्यूज हैं ये सेम रहेंगे या बदल जाएंगे भैया? बदल जाएंगे। बाकी कंक्लूजन तो सेम ही रहेंगे, सारी के सारे एनर्जी के वैल्यूज बदल जाएंगे। तो क्या हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, समझना। अगर होमवर्क हमें दिया जाए ना, देखो एक सिंपल सा पॉइंट है यहां पर। पॉइंट ये है, ये जो सारा काम हमने किया है, कौन से एटम के लिए किया है भैया? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एनर्जी फॉर किसके लिए निकाला हमने? हाइड्रोजन एटम। एनर्जी किसके लिए निकाला हमने? हाइड्रोजन एटम। अरे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैंने जेड 1 पुट कर दिया। जेड कितना पुट कर दिया है? 1। अगर मुझे होमवर्क में दिया जाए कि फाइंड दिस एनर्जी फॉर हीलियम प्लस, किसके लिए निकालना है भैया? हीलियम प्लस। या मुझे एनर्जी निकालना है फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस 2, मतलब इसी को रिपीट करना है हीलियम प्लस के लिए या लिथियम प्लस 2 के लिए, बताओ फॉर्मूला क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एन स्क्वायर। यहां पर होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एन स्क्वायर। का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये रिपीट हो रही है। ये वाली वैल्यू क्या हो रही है भैया? रिपीट। और ये जो वैल्यू है ये कौन से एटम के लिए एनर्जी है यार? हाइड्रोजन एटम के लिए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एनर्जी फॉर एनी एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z, z यहां पर 2 है, z यहां पर 3 है। एनर्जी फॉर एनी एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z बराबर होता है एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, का मतलब मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। आसान शब्दों में, ये जो ब्लैक वाली वैल्यूज यहां पर लिखी है ना भैया, ये एनर्जी है, फिर एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी है। बस इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? जेड स्क्वायर। होमवर्क तैयार हो जाएगा। सर वो तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 2 स्क्वायर का मतलब 4 है, तो 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई ट्रिक है क्या? अरे भाई फिर नहीं है। ट्रिक इतना ही है बस, ये आंसर है इसका। और क्या है? तो बात ये है कि हाँ, इतना सा पॉइंट है कि भले ही हमने ये काम शुरुआत किया होगा कौन सा एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम कहां पर आ गए हैं? अब हम किसी और के लिए भी ये काम कर सकते हैं। बस उन सभी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? जेड स्क्वायर से। अच्छा बताओ एनर्जी डिफरेंस, अब जो रंग बिरंगी वैल्यूज उस पर आ रहा हूं मैं ना, ये ब्लू कलर और ये जो रेड कलर, मतलब जो एनर्जी के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी नहीं है। ये जो ब्लू कलर में वैल्यूज है या फिर ये जो रेड कलर में वैल्यूज है, एनर्जी नहीं है। क्या है? ये एनर्जी का डिफरेंस। ये बात हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं समझना। एनर्जी डिफरेंस फॉर एनी एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z बराबर होता है एनर्जी डिफरेंस फॉर हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? z स्क्वायर। आसान शब्दों में आप तो बस दिमाग में ये फिट करो इन सारी वैल्यूज को, चाहे वो एनर्जी हो चाहे एनर्जी का डिफरेंस हो, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? z स्क्वायर। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? तैयार। कि होमवर्क वोमवर्क ना कोई देने वाला है ना कोई आप करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आपको एक क्लियर होना चाहिए कि जो आज हमने अभी ये डिस्कशन किया है ना, इस डिस्कशन में हमने सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कवर किया है। हाँ, बस इतना सा है कि बस सभी वैल्यूज को, चाहे कोई भी वैल्यूज हो, उनको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जेड स्क्वायर से। लिखो आप। बहुत जल्दी लिखना है आपको, इसे लिखते ही जाना है। यहां से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक सवाल लिखवाया गया था, उसका ये जवाब है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें हैं। जल्दी लिखना है आपको। लिखते समय स्केल पेंसिल का प्रयोग नहीं करें, अच्छा रहेगा।
लिख लिया है क्या आपने? ये जल्दी लिखना है आपको इससे। चौथी क्लास है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, फन ही तो हो रहा है ये। भी तुम्हें पढ़ने में फन नहीं आता है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पढ़ने में तो फन आना चाहिए। लिख लिया है क्या आपने ये? जल्दी से लिखना है आपको इसे। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, भरोसा ही नहीं है मुझे आप पर। अच्छा, तुम भी मुझे याद दिला रहे हो? ओके, चलो अपना अपना काम करते जाएं। एनर्जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, बट एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। क्वेश्चन लिखें फिर आप। कुछ वैल्यूज को मैं सर्कल कर रहा हूं और वो सारी वैल्यूज आपको रट लेनी चाहिए।
और सोचना भी मत कि आपको आगे का कुछ समझ में आएगा बिना इनको रटे। रटना पड़ेगा आपको इनको वैल्यूज को। बट ये सारी वैल्यूज एप्लीकेबल केवल किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। बाकी सबके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? जेड स्क्वायर से। जिन जिन वैल्यूज को मैंने सर्कल किया है आप भी उनको सर्कल कर लेना और रट भी लेना उनको आप। बेटा देखो डायग्राम तो यही बना रहेगा, उसके बाद का मैं मिटाऊंगा अभी, तो जल्दी लिखें आप इसे। क्वेश्चन लिखें फिर आप। लिख लिया क्या आपने अभी ये? कोई बात नहीं, आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो आप। इन विच ट्रांजिशन of H atom, in which transition of H atom, quantum of maximum energy is absorbed. मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, इनको आप साथ में नोट करना। इनको आप साथ में नोट करो, 4 ऑप्शन लिखे हुए यहां पर, और बोला हुआ है कि कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी का क्वांटम एब्जॉर्ब होगा। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। देखो इसमें, देखो थोड़ा ना स्पीड बढ़ाओ बेटा, है ना, बहुत स्लो चलते हो आप। जब इसी चैप्टर को 11th क्लास वालों को पढ़ाते हैं ना बेटा, जो बिल्कुल नए नए बच्चे आते हैं, खतरनाक, है ना, बिल्कुल 10वीं पास करके 10 CGPA के साथ में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं और 20 लेक्चर में पढ़ाते हैं इसको। हाँ बिल्कुल 20 में 20, है ना। और यहाँ पर उसी को 9 में हमें पढ़ाना होता है। और कंटेंट में कोई अगर कंपैरिजन कर रहा हो, कोई नोट्स खोल के बैठा हो तो देख लेना, एक भी सवाल कब नहीं मिलेगा। तो 20 की जगह 9 अगर है तो बेटा कुछ तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ लिखते समय यार। क्वेश्चन ये है कि कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी का क्वांटम एब्जॉर्ब होगा। देखो इसका आंसर 4 तो हो ही नहीं सकता, एक बात तो ये क्लियर है। और क्यों क्लियर है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन केवल कब होता है? तब जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? नीचे से ऊपर। जबकि यहां तो एमिशन होगा। फोर्थ ऑप्शन में तो क्या होगा? एमिशन। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा, क्योंकि इन तीनों में ही एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी अगर बोला है तो गैप भी क्या चाहिए? मैक्सिमम। और गैप न्यूक्लियस के पास बड़ा होता है फिर दूर होता है पास। जितना पास वाला गैप होगा उतना ही बड़ा गैप होता है। अब है ना, मैं क्वेश्चन तो सेम रख के बैठा हूँ, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन बदल रहा हूं मैं ना। जैसे मैंने बीच में लाइन बनाई है आप भी बना लें, और ऐसे ऐसे ऑप्शन लिख लें जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन सेम है एग्जैक्टली, है ना, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है। कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी का क्वांटम एब्जॉर्ब होगा।
पहले तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, और मेरे हिसाब से अगेन अगर आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इस बार हो ही नहीं सकता। इस बार थर्ड भी नहीं हो सकता और फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा फिर रिलीज होगा बेटा, रिलीज। इस बार भी जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में एनर्जी का गैप कितने का है, 10.2 का। लेकिन अगर आप यहां से यहां का गैप निकालोगे, कहां से कहां का, 2 से इन्फिनिटी, कहां से कहां, 2 से इन्फिनिटी। गैप आप कैसे निकालते हैं बेटा, ई हायर माइनस ई लोअर का मतलब 0 माइनस माइनस 3.4, गैप कितना आएगा, 3.4। चमत्कार हो गया। का मतलब ये है कि ये जो 2 से इन्फिनिटी का गैप, बचा हुआ गैप होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। कितना सा होता है, 3.4। 1 से 2 का गैप एक्चुअल में बहुत ही बड़ा है यार। अगर इस डायग्राम को हम प्रॉपरली बनाए तो मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, के बाद में क्या आएगा भैया, सेकेंड ऑर्बिट, के बाद में क्या आएगा, थर्ड ऑर्बिट, के बाद में क्या आएगा, फोर्थ ऑर्बिट, के बाद में फिफ्थ ऑर्बिट। का मतलब यहीं पर ही एटम खत्म हो जाएगा। का मतलब ये जो बड़ा गैप है ना 10.2, उसके सामने बचा हुआ गैप छोटा सा ही है। बचा हुआ गैप केवल कितना सा है भैया, 3.4। अगला क्वेश्चन लिखें फिर आप। in which transition quantum of minimum energy is released ऑप्शन लिखे हुए हैं सामने, इसको नोट कर लें आप। इस बार फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जबकि रिलीज की बात हो रही है। तो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। इसका आंसर थर्ड होगा। इसका आंसर थर्ड क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी मिनिमम चाहिए फिर मैक्सिमम चाहिए मिनिमम, और गैप मिनिमम दूर वाला होता है या पास वाला होता है, दूर वाला। तो दूर वाला गैप तो यही है, 7 to 6, यही इसका आंसर है। एक बात यहां पर आपको समझनी चाहिए, वो यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, नीचे से जब ऊपर जाता है ना, यहां से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन एनर्जी का चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, क्वांटम के रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्वांटम के रूप में। किस रूप में होता है, क्वांटम के रूप में। सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, कहीं से भी ऊपर गया, तो क्वांटम एब्जॉर्ब होगा। क्या एब्जॉर्ब होगा भैया, क्वांटम एनर्जी का बंडल एब्जॉर्ब होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस नीचे आएगा तो क्वांटम क्या होगा, रिलीज होगा। और क्वांटम की एनर्जी की हम बात करें, क्वांटम की एनर्जी की हम बात करें, याद करो, क्वांटम की एनर्जी का एक फॉर्मूला हम रट के बैठे हैं, जो क्या होता है, E बराबर NH न्यू बराबर NHC अपॉन लैम्डा। तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, और लैम्डा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन लिखें आप। अच्छा, ये तो क्लियर है कि जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, बताओ, एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मैक्सिमम, बट लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। क्वेश्चन लिखें, in which transition quantum of minimum lambda is absorbed. ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, उनको नोट करना। मिनिमम लैम्डा इज एब्जॉर्ब्ड। आंसर इस बार फोर्थ ऑप्शन आएगा। भाई यहां पर बोला हुआ है मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगा भैया, मैक्सिमम। और एब्जॉर्प्शन की बात है तो चारों ही ऑप्शन में इस बार तो एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ही जा रहा है।
बट मैक्सिमम एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगा, जब गैप भी क्या होगा, मैक्सिमम। और बड़े से बड़ा गैप कौन सा हो सकता है, 1 से इन्फिनिटी। उसके तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो 13.6 वाला गैप है, ये मैक्सिमम गैप है। तो कई लोग क्या होता है ना कि ये जब 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो रट लेते हैं कि 1 से 2 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है। अरे भैया कंपैरिजन अगर 1 से इन्फिनिटी से है तो वो तो क्या आएगा भैया, मैक्सिमम ही आएगा। अभी आप 10 मिनट के लिए सामने देखना, बोर्ड पर फोकस करना। मैं आपको 1 बाय 1 3 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा अभी, है ना। 3 डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, सभी लोग ध्यान देना। वापस में रफली वो डायग्राम बना रहा हूं जो कुछ देर पहले हमने ड्रॉ किया था। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, और लास्ट में क्या भी आएगा, इन्फिनिटी। बहुत सिंपल सिंपल 3 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन दिमाग में ना ये टारगेट क्रिएट करो आप कि जो 3 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना उनका डेफिनेशन रटना होगा भी क्या भी आपको, और कोशिश करोगे तो रट भी जाएगा वो। 3 के पहले नाम लिख देता हूं मैं सामने। पहले का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसका एक और नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात होता है। एक होता है भैया सेपरेशन एनर्जी, सेकंड जो एनर्जी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या होगा, सेपरेशन एनर्जी। और जो थर्ड एनर्जी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा फिर एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एनर्जी को शॉर्ट में हम लिखेंगे ई, सेपरेशन एनर्जी को शॉर्ट में हम लिखेंगे एसई, और इसको हम क्या लिखेंगे, आईई। तो 3 प्रकार की एनर्जी 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा। जहां तक बात फर्स्ट वाले की है ना, तो फर्स्ट वाले का नाम क्या लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी। का मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें ग्राउंड स्टेट से भेजना है, कहां भेजना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एटम के अंदर या फिर बाहर, बाहर है ना, एटम के बाहर। सरफेस का मतलब होता है आउट ऑफ द एटम। का मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक भेजना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, फिर रिलीज होगा बेटा, एब्जॉर्ब। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। रटना है आपको ये। का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना बेटा इस बार ग्राउंड स्टेट से कहां पर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पर जाएगा, तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जहां तक इनऑर्गेनिक की बात है ना, तो इनऑर्गेनिक में डेफिनेशन ये नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में डेफिनेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक चैप्टर होता है बेटा, उसका नाम होता है पीरियड टेबल, और पीरियड टेबल में एक एनर्जी आता है उसका नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना है, बाहर। तो उसका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा नाम क्या होगा, आयोनाइजेशन। लेकिन अगर आप देखोगे ना बेटा, तो अभी आज हम बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, और बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल कितना होगा, एक। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस शेल भी क्या होगा, एक। इलेक्ट्रॉन को इस बार फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक भेजना है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये गैप आप निकाल सकते हैं क्या यार, फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी का गैप आप निकाल सकते हैं क्या? अरे गैप हम कैसे निकालते हैं, ई हायर माइनस ई लोअर। ई हायर माइनस ई लोअर का मतलब जब जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालना होगा तो ई इन्फिनिटी माइनस क्या हो जाएगा, ई वन। ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। और शायद हम सबको जो है ना, अगर आप ढंग से अगर बैठे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी रटा हुआ होगा, जो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। 13.6 इंटू 13.6 तो किसके लिए है यार, हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अब हाइड्रोजन की बात खत्म हो गई है, तो हम जनरल बात कर रहे हैं। का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर से। अगर उसको हम डिराइव करें तो आसानी से डिराइव भी हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है, 0। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अरे 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा भैया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। का मतलब अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो जेड का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1। हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम प्लस 2 के लिए 3, एंड सो ऑन। आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का क्या निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। बेटा ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का डिफरेंस है, और एनर्जी का डिफरेंस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर हम एक फॉर्मूला को रिवाइज करें ना, तो एक फॉर्मूला हम पहले से रट के बैठे हैं सभी लोग। ये फॉर्मूला हम पहले से रट के बैठे हैं क्या, आप भी रट के बैठे हैं क्या भैया? क्या आपने पहली बार देखा है क्या, नहीं? अरे इसी से तो आज पूरी क्लास हम पढ़ रहे हैं यार। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बट इस फॉर्मूला के अंदर ये जो सर्कल मैंने किया है ना अभी अभी, जिसको मैंने सर्कल किया है ना, इस वैल्यू को क्या हम आईई लिख सकते हैं क्या? हाँ, इस वैल्यू को हम आईई लिख सकते हैं। का मतलब टोटल एनर्जी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन क्या होता है, एन स्क्वायर। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका फील आपको समझ में आएगा। अभी इसको इग्नोर ही करो आप। तो अभी जो फोकस करना है ना आपको, वो इस वाले फॉर्मूला पर फोकस करना है। अभी इसको इग्नोर करो, इस पर डिस्कशन मैं आगे करूंगा। जब मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका फील आपको आ जाएगा। अभी इसको इग्नोर ही करना है आपको। लेकिन मेन चीज जो है, मेन चीज यहां पर चल रही है बेटा, मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज यहां पर चल रही है। और जो मेन चीज है वो ये है कि डेफिनेशन रटना है आपको। आज के बाद ध्यान में रट लो आप इस बात को। आईई का डेफिनेशन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी।
इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, लेकिन कहां से भेजना है? फर्स्ट ऑर्बिट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन को यदि हम सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी पर भेजें, या थर्ड से इन्फिनिटी पर भेजें, या फोर्थ से भेजें, फिफ्थ से भेजें, सिक्स से भेजें, तो अब इसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होता, इसका नाम होता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी होता है का मतलब, सेपरेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से भेजना है, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से हमें कहां भेजना है? इन्फिनिटी। द एनर्जी एब्सॉर्ब विल बी कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। सेपरेट करना है, नाम से सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से सेपरेट नहीं करना है। कहां से सेपरेट करना है? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। बट इसमें भी अलग अलग नाम है यार। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से इन्फिनिटी पर जाएगा तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फिर इसको हम बोलते हैं भैया सेकंड सेपरेशन एनर्जी, फिर इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड सेपरेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। कहने का मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपको फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी फाइंड करना है, बताओ इलेक्ट्रॉन 1 से जाएगा या 2 से जाएगा? 2 से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। गैप कैसे निकालते हैं? ई हायर माइनस ई लोअर। ओहो, ये वैल्यू तो शायद हम निकाल सकते हैं एच एटम के लिए। कौन से एटम के लिए? एच एटम के लिए। अरे इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है? 0। सेकंड ऑर्बिट में होता है -3.4। देखो है ना, क्लास में इन्वॉल्व आप तब रह पाओगे तब जब वो वैल्यूज जिसको मैंने सर्कल किया था ना, वो आपको रटी हुई हो, तो वो आपको रट जाने चाहिए। अभी याद नहीं अगर किसी को, तो आप रूम पे जाकर के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको। तो जीरो, यहाँ पर एनर्जी 0 है, और सेकंड ऑर्बिट में कितना होता है? -3.4। गैप कितना आएगा? 3.4 इंटू जेड स्क्वायर फॉर एनी अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सेकंड सेपरेशन एनर्जी निकालना है, बताओ कहां से कहां जाएगा? 3 से इन्फिनिटी। गैप कैसे निकालेंगे? ई इन्फिनिटी माइनस ई थ्री। हाइड्रोजन एटम के लिए 0 माइनस माइनस 1.51। गैप कितना आएगा? 1.51। और बाकी सबके लिए 1.51 इंटू जेड स्क्वायर। डेफिनेशन ही रटना है बेटा, कोई फॉर्मुला नहीं आ गया यहाँ पर, ऐसे ध्यान से मत देखो, कोई फॉर्मुला नहीं आ गया है, डेफिनेशन है यार। इलेक्ट्रॉन अगर 1 से जाएगा इन्फिनिटी तक तो नाम क्या होता है? आई ई। लेकिन अगर 2 से, 3 से, 4 से कहीं और से जाएगा तो नाम क्या होता है? सेपरेशन एनर्जी। जो लास्ट डेफिनेशन है उसका नाम क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी। और इसमें इलेक्ट्रॉन को हमें सेपरेट नहीं करना है, बाहर नहीं भेजना है, बस एक्साइट करना है। क्या करना है भैया? एक्साइट। का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें 1 से 2 भेजना है, 1 से 3 भेजना है, 1 से 4 भेजना है, 1 से 5 भेजना है, बोलते जाओ रिबन निकल सकता है। लेकिन हाँ, इस बार इलेक्ट्रॉन को हमें कहां से कहां भेजना है बेटा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। कहां से कहां भेजना है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसका नाम क्या होता है यार? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट तक भेजना है इस बार, है ना। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन को या तो हमें 1 से 2 भेजना है, या 1 से 3 भेजना है, या 1 से 4 भेजना है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी नहीं भेजना। अगर 1 से इन्फिनिटी भेज दोगे तो वो क्या बन जाएगा भैया? आयोनाइजेशन एनर्जी। बट इसमें भी नाम है अलग अलग। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जाएगा तो इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फिर इसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। फिर इसको हम बोल देते हैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। बताओ अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 1 से 2। बताओ गैप कैसे निकालेंगे? ई हायर माइनस ई लोअर। का मतलब E2 माइनस E1। 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। अगर आपको सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, बताओ कहां से कहां जाएगा? 1 से 3। 2 से 3 मत बोलते हैं, कहां से कहां जाएगा? 1 से 3। देखो जब भी एक्साइटेशन होता है ना, तो ग्राउंड से ही होता है। कहां से होता है? ग्राउंड से। 1 से 3। तो गैप कैसे निकालेंगे? E3 माइनस E1, और उसका वैल्यू आता है 12.09 इंटू जेड स्क्वायर। तो करना ही पड़ेगा, आप लिख लो इन सबको। जल्दी लिखें ऐसे, है ना, फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज ही। सब कुछ लिखें, जो जो सब कुछ लिखा हुआ है सामने, सब कुछ नोट करना है आपको फटाफट से।
ये भी बना लो आप फटाफट से। लिख लिया क्या आपने ये? क्वेश्चन लिखें आप। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जब आप लैंग्वेज लिखोगे समझते हुए लिखना है ना। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be+3 बेरिलियम+3। सॉल्व मैं करूंगा हर क्वेश्चन को इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be+3। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना सारे क्वेश्चन, उनको करवाने के दो मेथड में आपको बताऊंगा। कितने बताऊंगा भैया? दो। टाइम पास नहीं करना है, चीजें समझनी है, प्रॉपरली समझनी है। ध्यान देना सामने। अब आप पेन नीचे रख देना जब क्वेश्चन आप लिख लें और फोकस करें बोर्ड पर। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द क्या लिखा है बेटा? एक्साइटेड स्टेट। जबकि यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है वो एक्साइटेड स्टेट नहीं है। क्या है ये? एक्साइटेशन एनर्जी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इससे। हमें यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद करो मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था, एक होता है ग्राउंड स्टेट, के ऊपर सारे क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट होता है। क्या होता है भैया? सेकंड ऑर्बिट का मतलब हमें सेकंड ऑर्बिट में क्या निकालना है? एनर्जी। बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में क्या निकालना है? एनर्जी। और इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो। एक तो हो सकता है कि आप फॉर्मूला यूज करो -13.6 Z² अपॉन n²। और बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। तो Z² अपॉन क्या हो जाएगा? n²। सॉल्व अप कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। का मतलब आंसर क्या आएगा? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है, फिर एनर्जी का डिफरेंस है एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। अरे सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी तो हमें याद है जो कितना होता है? -3.4। कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। मल्टीप्लाई बाय Z²। एक तरीका ये भी तो हो सकता है यार, इसका Z कितना है यार? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। आंसर तो खैर वही आने वाला है, लिख लो आप इसे। हर क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगा अभी, है ना। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड बताऊंगा मैं अभी आपको। क्वेश्चन लिखें फिर अगला। कैलकुलेट
कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इन हीलियम प्लस, इन हीलियम प्लस। सॉल्व में करूंगा, कोशिश ही मत करना, पेन नीचे रख दो, ध्यान दो, टाइम बचाना है थोड़ा सा, है ना, तो उसके लिए हम ये कर लें, होमवर्क है वहां ट्राई कर लेना। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी की बात है, देखो अंतर है ना यार, देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट इज वाई जानबूझ के हम इन क्वेश्चन को एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट था, है ना, का मतलब ये हमने एनर्जी फाइंड किया है, बट ये एनर्जी नहीं है, क्या है ये, एनर्जी का डिफरेंस है। एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। बताओ 1 से 2 होगा या 1 से 3 होगा या 1 से 4 होगा, 1 से 4। बेटा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब क्या होता है, 1 से 2, 1 से 3 और ये 1 से 4। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, 1 से 4 का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन 1 से 4 जाएगा और 1 से 4 का गैप निकालना है। 1 से 4 का क्या निकालना है, गैप। और इसको दो तरीके होते हैं, कितने होते हैं, दो। बेटा मैं तो बता ही दूंगा, आप भी सोचो, दो में से कम एक तो याद आएगा आपको यार। एनर्जी गैप निकालना है, एक तरीका तो हो सकता है आप करोगे ई हायर माइनस ई लोअर, और आपको फोर्थ ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकालना आता है यार। और फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कैसे निकालोगे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और हीलियम प्लस दिया हुआ है तो जेड कितना होगा, 2। तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो E4 आ गया। E1 कैसे निकालोगे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करते रहना, आंसर इसका आएगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा भैया, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का गैप है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल तो तब रहेगा तब जब सेकंड मेथड आप यूज करेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना है, 1 से 4 का गैप मैंने सर्कल करवाया था आपको और उसको रटवाया गया था, उसका वैल्यू था 12.75 फॉर विच एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, और जेड कितना है इसका, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व करने पर यहां पर भी कितना आएगा, 51। लो नोट कर लो फटाफट। तो अगर आप देखो ना तो ये इजी कब रहेंगे, तब जब वो वैल्यूज आप रट के बैठे हो, है ना, वो वैल्यूज आप अगर रट लोगे तो इजी हो जाएगा सब कुछ। कैलकुलेट क्वेश्चन लिखे आप, कैलकुलेट सेकंड सेपरेशन एनर्जी, कैलकुलेट सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ Li+2, ऑफ Li+2। सॉल्व मैं ही करूंगा, आप मेरी हेल्प करना। इस बार हमें कौन सा एनर्जी बोला हुआ है बेटा, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब बाहर भेजना है, 1 से बाहर भेजना है क्या, नहीं, या तो 2 से या 3 से या 4 से। लेकिन फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी अगर होता तो कहां से कहां जाता, 2 से इन्फिनिटी। लेकिन सेकंड सेपरेशन का मतलब कहां से कहां जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। बेटा ये डेफिनेशन रटने के लिए कहा गया था, आपको रटनी चाहिए वो। सेकंड सेपरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, 3 से इन्फिनिटी का गैप हमें निकालना है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां पर भी दो मेथड हो सकते हैं यार। क्या क्या हो सकते हैं, या तो हम करेंगे ई हायर माइनस क्या होगा बेटा, ई लोअर। और बताओ मुझे किसी भी एटम के लिए, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है, 0। और थर्ड ऑर्बिट में फॉर्मूला होगा -13.6 जेड स्क्वायर। जेड कितना होगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन स्क्वायर। और 3 से 3 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 13.6। अरे सुन रहे हो क्या भाई, का मतलब बहुत इजी है। तो यार मतलब हमने गैप निकाला, कैसे निकाला, ई हायर माइनस ई लोअर, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका मैं तो सेकंड मानता हूं। बताओ मुझे 3 से इन्फिनिटी का गैप कितना होता है, 3 से इन्फिनिटी का गैप होता है 1.51। कितना होता है, 1.51, क्योंकि इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना होता है, 0 माइनस 1.51।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का मतलब गैप कितना आएगा भैया 1.51 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और सॉल्व करने पर एग्जैक्टली यहाँ पर भी कितना आएगा 13.6 लिख लो आप। क्या जा बेटा जा, ऐश कर, जा जा जल्दी जा, जल्दी, बाद में आने से फायदा नहीं, जल्दी। ऐसा थोड़ा होता है यार, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन लिखें फिर एक और आप। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, क्या लिखा आपने, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। एक बार डेफिनेशन सोचो इसका, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब 1 से 2 या 1 से 3, 1 से 3, 12.09 कितना होता है 12.09। चलो, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a single electron species, in a single electron species is, सामने लिखा हुआ है 1209, कोई डेसिमल नहीं है बीच में, 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड क्वेश्चन मार्क, जेड क्वेश्चन मार्क। एटॉमिक नंबर निकालना है यहाँ पर, बहुत आसान है, ओरली हो जाएगा अगर सोचोगे तो। आप मुझे बताओ, मैं तो यहाँ पर एक ही मेथड बताऊंगा, ज्यादा इजी रहेगा यहाँ पर, तो हमेशा सेकंड मेथड ही इजी रहता है। और वो क्या है कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, 1 से 2 या फिर 1 से 3, 1 से 3 का गैप एच एटम के लिए कितना होता है 12.09, ये रटना पड़ेगा, जिसको याद नहीं है रटना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए गैप कितना होता है 12.09, लेकिन उसके लिए गैप हमें कितना दिया हुआ है 1209 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। और ऐसे तो करते हैं ना यार, एनर्जी डिफरेंस बराबर एनर्जी डिफरेंस फॉर एच एटम मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, इसको नीचे लेके जाओगे तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 10, लिख लो आप इसे। क्वेश्चन लिखें आप। फाइंड ionization energy, find ionization energy of helium plus He plus, find ionization energy of helium plus, बस यही क्वेश्चन है। आपको शायद पता होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होता है 13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कहां से कहां जाएगा 1 से इन्फिनिटी का गैप एच एटम के लिए कितना होता है यार 13.6, लेकिन ये एच नहीं है, He प्लस है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड स्क्वायर से, और जेड स्क्वायर का मतलब किससे भैया 2 स्क्वायर से। सॉल्व करने पर आंसर आएगा ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कुछ देर पहले, आपको सर्कल भी किया था, स्टार मार्क भी लगाया था कि आई का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अच्छा, सीधे बैठ के आप इन्हें एक फॉर्मूला बताओ मुझे आप कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन में ये फर्स्ट मेथड हम उसी से कर रहे हैं, मतलब इस फॉर्मूला में याद है। लेकिन मैंने एक बात कही थी आपसे कि इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यार, आयनाइजेशन एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर। देखो किसी भी शेल के अंदर अगर हमें एनर्जी निकालना है ना, फर्स्ट शेल के अंदर एनर्जी, सेकंड शेल में एनर्जी, थर्ड शेल में एनर्जी, तो या तो हमें जेड दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा जेड, लेकिन अगर कभी जेड नहीं दिया जाए तो क्या दिया जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन लिखो समझ में आएगा आपको।
क्वेश्चन लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी of a single electron species is 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बोलो 10 ही होना चाहिए फिर -10 होना चाहिए? 10। जितनी भी एनर्जी है ना, ये तीनों, ये एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी का गैप होती है और ये पॉजिटिव ही होती है। फाइंड एनर्जी in its first excited state। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा आप, है ना, मैं तो बता ही दूंगा। एक्साइटेशन एनर्जी नहीं लिखवाया है मैंने लिखवाया है एक्साइटेड स्टेट, का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालना है। आंसर इसका आएगा -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बहुत आसान है, देखो है ना, ध्यान दो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड ऑर्बिट होगा और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालना है। पता है जब एग्जाम में आप बैठे होंगे ना, तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालते समय आपको याद आएगा -3.4 इंटू जेड स्क्वायर। सर हमें तो कुछ याद नहीं आता है भाई। सेकेंड ऑर्बिट अगर बोल दिया तो एनर्जी कितना होगा? -3.4 इंटू जेड स्क्वायर। ओहो सर पे जेड नहीं दिया है, जेड दिया ही नहीं है हमें, जेड नहीं दिया है यहाँ पर हमें। एक्चुअल में क्या दिया हुआ है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज कर, जेड दिया ही नहीं है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो यार? तो अब हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हमें सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? -IE। आई का वैल्यू कितना है? 10 अपॉन एन का स्क्वायर। आंसर कितना होगा? -2.5। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा ऐसा में। क्वेश्चन लिखे अब आप। if IE is 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if IE is 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस बार IE कितना दिया है बेटा? 40। आगे लिखें, फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कोई चुटकुला उटकुला बोलना चाहे, गाना वाना गाना चाहे तो गा सकते हैं। बोल चुका हूं खत्म। तो IE कितना दिया है बेटा? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अंतर है ना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, शब्दों का अंतर है। वहां इस बार हमें क्या बोला हुआ है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट था पिछले क्वेश्चन में। बड़ी एनर्जी का डिफरेंस है यार, कहां से कहां? 1 से 2। कहां से कहां? 1 से 2। और अगर हमने 1 से 2 बोल दिया ना तो हमें तुरंत आएगा 10.2। 1 से 2 का गैप कितना होता है? 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। लेकिन जेड दिया ही नहीं है तो ये करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर 1 से 2 का गैप निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा? ई हायर माइनस क्या होगा? ई लोअर। लेकिन E2 का फॉर्मूला क्या होगा? -IE अपॉन एन स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा? -IE अपॉन एन स्क्वायर। अरे सुन रहे हो क्या रहा? तो E2 का फॉर्मूला होगा -IE अपॉन एन स्क्वायर। एन कितना है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर होगा -IE अपॉन 1 का स्क्वायर। का मतलब ये कितना हो जाएगा? -10 + 40 का मतलब आंसर कितना आएगा इसका? 30। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान भी होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मॉडल डिस्कशन भी करूंगा।
ये करके आना आप नेक्स्ट क्लास में।